Next, I would like to invite Deepak to talk about love and attraction. Okay. Bhavesh, please share the screen. Bhavesh, are you there? Okay, okay. Yes, is it visible? Yes, visible. So good afternoon, ma'am, and good afternoon, sir, and good afternoon to all my college mates who is present here. So this is subjected to the Department of Humanities and Social Sciences. So my topic is true love and attraction. So first introduction part. So this is Deepak Kumar Yadav, roll number 21, second semester biotechnology. The coordinator is Professor Hina Chawda ma'am. This is the faculty of value education. So my the topic is the true love and attraction. So in this slide, we know about what is the meaning of definition of true love. What is the attraction? When it occurs? When can we define? When can we differentiate about where is the true love, where is the attraction? So first, start with my acknowledgement. So I am very thankful and Deepak, turn on your video. Okay, ma'am. So I forget it. So this is my acknowledgement. I'm very thankful and gratitude to Professor Hina Chawda ma'am. This cooperative nature helped me a lot in my presentation. So thank you so much. So first start with my topic, that is the love. What is love? So love, true love, is a strong and lasting affection between spouses or lovers who are in happy, passionate and fulfilling relationship. So love is kind of a emotions. Love can be defined as being obsessive with another person or always remembering somebody. So let us know more about love. So which type of the love occurs? So first is the parental love, second brother sister and third is friendship love. So जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं तो हमारा एक बॉन्ड होता है, वो माँ के साथ सबसे पहले बनता है, ठीक है। तो जो माँ का एक चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप है, जो माँ का चाइल्ड के साथ बॉन्ड है, वो अनकंडीशनल होता है, वो वर्ड्स द प्योरेस्ट ट्रू लव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अनकंडीशनल होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस इट मींस दिस इज परमानेंट। अगर हम कभी भी रूठ भी जाते हैं और हमारी गलतियों के लिए हमें डांटते भी हैं तो क्या होता है, वो बस सिर्फ रूठते हैं लेकिन वो हमें मनाते भी हैं, हमें प्यार भी करते हैं। तो हमारा जो एक अटैचमेंट है उनसे, कितना भी हम रूठे, कितनी भी हमारी गलतियां हो, वो हमसे प्यार करते रहेंगे। सो ठीक इसी प्रकार से ब्रदर सिस्टर लव है। हमारे बीच तीखी नोकझोंक भी हो, हमारे बीच प्यार भी होता है, हमारे पास झगड़ा भी होता है, लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद हम लोग फिर किसी न किसी अटैचमेंट के कारण फिर जुड़ जाते हैं। तो ये भी ठीक इसी तरीके से है। सो लेट अस नो अबाउट द फ्रेंडशिप लव। तो फ्रेंडशिप लव ये तो पहले हमारी स्कूलिंग से शुरू होती है। तो पहले तो कहते हैं ना लंगोटिया यार, तो ये क्या होते हैं, हमारे आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम उन्हीं के साथ स्पेंड करते हैं। स्कूल का टाइम तो 5-6 आवर्स होता है। सो एक वो वाले होते हैं जिनके साथ हम अपने हैप्पीनेस, अपनी सैडनेस को शेयर करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और फिर बात आती है स्कूलिंग की। जब स्कूलिंग में होते हैं तब हमारे साथ जो फ्रेंड का रिलेशन बनता है वो भी एक प्योरेस्ट होता है उस टाइम। So now let us talk about another, that is the nature love, exploring more about. So nature love, नेचर लव क्या है? जो नेचर हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई हिल स्टेशन पे गए, ठीक है, तो वहां का जो हमने वहां का सीनरी देखा, वहां का जो प्लेजेंट वेदर देखा, तो क्या होता है ना, हमारा जो अंदर का मन होता है वो खुश हो जाता है कि हाँ यार क्या सीनरी है, व्हाट इज द प्लेस इज। तो ये हमारी जो मन को क्या कहते हैं, जो हमारी आंखों को रमणीय लगता है, मतलब प्लेजेंट फील अनुभव कराता है। सो ये नेचर लव की वजह से होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम मनाली चले गए या श्रीनगर गए, वहां के वैलियों को देखकर ये सब क्या होते हैं, हमारे जो मन में होते हैं ना, सुखद अनुभव होता है। तो ये नेचर लव हुआ। सो लेट अस टॉक अबाउट द एनिमल लव। एनिमल लव जैसे कि अभी हमारे घर में मान लो कोई पप्पी है, मतलब कैट है, रैबिट है, तो क्या होता है ना, ये कभी कभी हम लोग उदास रहते हैं, ठीक, तो ये
ये जिस तरीके से अपना ये वर्क फंक्शनलिटी मतलब उछलते हैं, कूदते हैं, अपना जो प्यार है शो ऑफ करते हैं अपने प्रति, हमारे प्रति, तो ये क्या होता है ना, ये बहुत ही सुखद अनुभव देने वाला होता है। तो हम, और उनकी जो क्यूटनेस होती है, उनकी जो स्माइल होती है, ये हम लोग उस पर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द एनिमल लव। यहाँ तक कि लोग एनिमल लव में इतना भी है कि लोग टाइगर, लायन जैसे हिंसक जानवर भी रखते हैं। तो ये क्या होता है, उनके बीच एक अटैचमेंट होती है, वो है लव, जो उनको बांधे रखती है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बीइंग लव इन प्लांट ऑर्डर। तो प्लांट ऑर्डर, ये तो अभी हमने देखा होगा कि अपने घर के बगल में या अपने घर के बाहर हम लोग प्लांट करते हैं। तो फूल, फ्लावर्स, अधिकतर तो हम प्लांटेशन करते हैं। क्या होता है ना, हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है, वो भी एक प्लीजेंट फीलिंग कराता है। उसकी जो ब्राइटनेस होती है, उसकी जो कलरफुल होती है, उसका जो ये फ्रेग्रेंस होता है, वो हमें क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, वो हमें कुछ समय के लिए अट्रैक्ट करता है। तो ये प्लांट, लेकिन अगर हम बात करें एक साधारण मनुष्य और एक गार्डनर की, तो गार्डनर क्या होता है, ट्रू लव करता है उससे। क्योंकि अगर अब हमने अभी फूल देखा, ठीक है, तो हमने उसको फ्रेग्रेंस से हम अट्रैक्ट हुए, उसके कलर से, तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको स्मेल करेंगे, कुछ समय बाद उसको फेंक देंगे या कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गार्डनर क्या करता है, उस बगीचे की केयर ऑफ करता है, उस फ्लावर की केयर ऑफ, उसको रोज पानी देता है, जो भी है उसको तोड़ता नहीं है। तो ये उसका उसके प्रति लव है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द ह्यूमन बीइंग लव। सो दैट ह्यूमन बीइंग लव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ लव भी हो सकता है, और फैमिली लव भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द फैमिली लव। फैमिली लव, वही फैमिली सुखद अनुभव करेगी, वही फैमिली में सुख का अनुभव होगा जो फैमिली में समझदार लोग होंगे, जिनके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सो ये फैमिली लव हुआ। और हस्बैंड वाइफ लव जब होता है, ये हम धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि ये जो लव है ये एक साथ नहीं होता है, ये ग्रो होता है धीरे धीरे। तो इनके बीच धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ये दूसरे को लाइक डिसलाइक को जानते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो इनके बीच क्या होता है, धीरे धीरे ये लव प्रोड्यूस होता है। सो if we talk about the sorry that is the बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव किसमें होता है, ये टीनेजर्स में होता है अधिकतर। क्योंकि ये अभी मैं इस पे ज्यादा टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि जो अभी होता है ना, हम ये देखते हैं, पहले मान लीजिए कॉलेज में गए तो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, कि हम उसको देखते हैं पहले ही मेरे को लव हो गया। लेकिन जब धीरे धीरे हम उस पर्सन को जानते हैं, उसके बिहेवियर को जानते हैं, परखते हैं, तो क्या लगता है, नहीं यार ये तो मेरे हमारे विचार नहीं खाते हैं, मेल भाव नहीं खाते हैं। तो ये क्या होता है ना, हम दोनों के बीच धीरे धीरे तकरार होगी, फाइटिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्या है, ये बाद में ये ब्रेकअप का रूप लेता है। और कभी काल होता है कि हम मान लीजिए कोई लड़की है, हम उसको बार बार देख रहे हैं साल भर में, तो हम उनके साथ पढ़े, तो उसकी क्या होती है, हम उसके इंटेलिजेंस पे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ ये लड़की तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत हर जगह अपने पेपर में अच्छा काम कर रही है, पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं इसके, तो उसकी ब्यूटी भी है। तो क्या करते हैं ना, हम उसके हर जगह से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअली है। तो हम उसके इंटेलिजेंसी और फिगर आउट ये सब देख अट्रैक्ट होते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अट्रैक्शन। तो व्हाट इज द अट्रैक्शन? तो अट्रैक्शन नाम ही पता है कि जो भी कोई चीज अट्रैक्ट करती है। बार बार मैंने अभी जितनी भी स्लाइड हुई उसमें मैंने बात करा कि अट्रैक्ट कर रही है। सो कोई चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपकी आंखों को अट्रैक्ट, आरामदायक देती है, तो ये अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन क्या हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। सो अट्रैक्शन का डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन ऑफ अट्रैक्शन इज द एक्ट इंसिस्टिंग समवन और समथिंग, ए पर्सन और थिंग दैट इंसिस्ट। इट मींस अट्रैक्शन डिस्क्राइब इंटरेस्ट, desire, affinity that's emotional, physical, romantic, aesthetic or sexual in nature. तो अट्रैक्शन कैसे मेटेरियलिस्टिक होता है और कैसे फिजिकली होता है। तो फिजिकल के बारे में तो अभी आगे ज्यादा जानेंगे, लेकिन मेटेरियलिस्टिक जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, लड़का है छोटा सा, तो वो खिलौने को देखेगा तो क्या होगा, उसके ओर अट्रैक्ट होगा, तो उसको वही खिलौना चाहिए जो उसको चाहिए होता है, भले से आप कोई और खिलौना ला के लाओ, तो क्या उसका उस समय के लिए वो अट्रैक्ट रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है, वो उसकी जो इंटरेस्ट है उसके खिलौने के प्रति ये कम होता जाता है, और ये अगर फिर उसके बाद वो छोड़ देता है, सो उसको फिर नई चीज चाहिए होती है। तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो हमें अफेक्शन को बढ़ाती है। अगर बात करें तो हम लोगों के बारे में कि हम जैसे हमें कोई बुलेट इट मींस जैसे कोई कार है, इसमें हम लोग देख ले नई कार को, हाँ नई कार चलाना, तो हमें वो अट्रैक्ट कर रही है, हमें नए कपड़े मिल रहे हैं कि हाँ ये नए कपड़े, तो कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में क्या होते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए है। सो अब नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन जो है कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द लव। तो अब यहाँ पे दिमाग नहीं काम करेगा कि अट्रैक्शन कहाँ पे है और कहाँ पे ट्रू लव है। So here are the small differences. So both love and attractions are related to each other, yet different in many ways. Attractions or infatuation is short-lived, however. Love is long-lasting. So liking someone is human nature and we cannot resist that feeling. So अगर difference की बात करें तो love is continuous and is permanent, while the attraction is temporary. So let us talk about the physical attraction. So what is the physical attraction? भावेश प्लीज। सो फिजिकल अट्रैक्शन क्या, अभी मैंने जब बात किया कि कोई लड़का कोई लड़की एक दूसरे को, ये अधिकतर टीनेजर्स की में ही होता है फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि उनको रूल का डेफिनेशन नहीं पता है। वो क्या किसी की फिजिकली बॉडी और किसी फिगर आउट, किसी की स्माइल, किसी की चीक, ये सब देखकर क्या होते हैं, फिदा हो जाते हैं। तो उनपे क्या होता है, धीरे धीरे जब उन लोगों को जानते हैं जिनको पसंद करें, बाद में पता चलता है कि नहीं, हाँ उनके बीच अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। जो लव है वो ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि लव कंटिन्यूअस होता है और परमानेंट होता है। और ये ब्रेक क्यों होता है फिजिकल अट्रैक्शन? ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन दोनों के विचार नहीं मिल रहे होते हैं, वो दोनों किसी भी मुद्दे पर लड़ झगड़ लेते हैं। तो और ये कभी कभी क्या होता है कि हम तो पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है उस पार्टनर के साथ है, उस व्यक्ति के साथ हम धीरे धीरे जो हमारी फीलिंग है वो बोर होती जा रही है, हम बोर होते जा रहे हैं। तो क्या होती है, फिर उसके बाद हमारी लड़ाइयां झगड़े शुरू होते हैं। और एक दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉसिंग फेथ। लॉसिंग फेथ तभी होता है जब हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होगी तो हम लोग राइट इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, और जब राइट इवैल्यूएशन नहीं होगा तो ट्रस्ट एंड बिलीव नहीं बढ़ पाएगा। तो दिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस किससे रिफर करता है, तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस रिफर्स टू द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग हैव प्रेफरेंसेस अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अदर पीपल, particularly with reference to their facial features and body proportion. While the love is considered to be both positive and negative within the virtue representation, जो इसका वर्च्यू रिप्रेजेंटेशन होगा वैसे होगा। तो यहाँ पे हम ट्रू लव की बात करते हैं, तो ट्रू लव में क्या वर्च्यू है, दैट इज द ह्यूमन काइंडनेस, कंपैशन एंड द अफेक्शन, and the most important is unselfishness and loyalty. So benevolent concern for the good for another, and its vice representing human moral flaw akin to vanity, selflessness, and amour propre and egotism as potentially leading. So what is the virtue of true love research? The virtue of true love is not finding the perfect person, but loving the imperfect person perfectly. So अगर अभी बात किया जाए तो क्या छोटा सा हमने डिफरेंस निकाला अट्रैक्शन एंड लव में। तो अट्रैक्शन कैन हैपन एनी टाइम ऑफ द डे, while the love is something that takes time to grow. To put simply, love entails attraction, but attraction can exist without love. So we can simply say that we are attracted to someone because of their beauty, because of their talents, because of their personality, but love goes beyond that. So now let us talk about which marriage success. लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों सक्सेस भी हो सकते हैं, अनसक्सेस भी हो सकते हैं। ये उस पार्टनर के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है और उनके बीच रिस्पेक्ट पे बात करता है। और ये तभी पॉसिबल है जब उनके बीच ट्रस्ट है, जब उनके बीच बिलीव है, जब वो उनके लाइक और डिसलाइक को जान रहे हैं, उन पे वो कंफर्ट फील करा रहे हैं और डिसकंफर्ट होते हुए भी उनको कंफर्ट फील करा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब अगर बात करें तो कैसे मैरिज सक्सेस हो सकती है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, लव मैरिज चाहे हो या अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज में क्या होता है कि अधिकतर दोनों परिवार सहमति नहीं होती है। तो अगर दोनों परिवार सहमति नहीं रहती है और आप करते हो, फिर बाद में आपको डिप्रेशन होता है कि नहीं मैंने तो गलत कर लिया, अगर तो क्या होता है हमें अपना फॉल्ट महसूस होता है। लेकिन अगर हमारे दोनों परिवार मान रहे हैं और हमें पता भी चलता है कि हाँ किसी शॉर्ट कमी की, पार्टनर की शॉर्ट कमी, पार्टनर के फॉल्टलेस, ये सब चीजों से हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो अपनी फैमिली से बात करते हैं। तो फैमिली क्या सोल्यूशन देती है, तो हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन देंगे। तो ये लव मैरिज का। अरेंज मैरिज में भी दोनों परिवार में सहमति रहती है, सो वही हैपन होता है। तो कैसे हम उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं अपने लव को। तो लव में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोमांटिक फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है रिस्पेक्ट की, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग वी नो दैट रोमांटिक फीलिंग्स आर ऑलवेज इन फ्लक्स, while the respect for each others and respect for each other's individuality doesn't die down with time, while the romantic feelings die down. So respect जरूरी होना चाहिए।
अगर एग्जांपल लिए तो टुडे यू आर इन ग्रेट मूड, यू फील दोज रोमांटिक फीलिंग्स, बट टुमारो यू आर नॉट इन ग्रेट मूड, यू डोंट फील दोज रोमांटिक फीलिंग. सो द रोमांटिक फीलिंग्स इज नॉट बेटर देन दैट रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्ट ही है जो आपके इमोशनल का रोलर कोस्टर बनती है आगे चल के. तो अगर बात किया जाए तो इन लव में किसी भी पर्सन को जानने से अच्छा है उस पर्सन को जो पैशनेट है आपका उनके प्रति स्नेह, फिजिकली हो या चाहे मेटेरियलिस्टिक हो, उनका प्रति स्नेह आपको बढ़ना चाहिए. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लव में केयरिंग प्लस डेयरिंग पर्सनालिटी होना. केयरिंग बिकॉज समझ सेज दैट कि आई डोंट नो हाउ मच यू नो मी but I know how much you care for me. So a caring heart works more extra mile to serve beloved. So what is the daring personality? Daring to stand up there, to accept the person completely. What is the completely person? It means that regardless their fall, regardless their shortcomings, and daring to stand up to the virtue of forgiveness. क्योंकि हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी गलती हो हमें सबसे पहले क्षमा करने का गुण होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो अगर बात किया जाए कि मैंने जो भी लव के बारे में कि ट्रू लव कैसे लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, तो दिस इज ए पैकेज लाइक ऑफ रोज. जैसे कि रोज क्या होता है, वो ब्यूटीफुल होता है, कलरफुल होता है फ्रेग्रेंस में, लेकिन ये थॉर्न के साथ आता है. तो ये क्या हो सकता है, दैट इज योर पार्टनर, दैट इज रोज, बट देयर शॉर्टकमिंग्स, देयर फॉल्ट एज लाइक ए थॉर्न. So we have to accept like a package deal of rose. So this is up to me. Thank you for listening carefully. Thank you ma'am for giving me just golden chance and opportunity to describe about my topic. Thank you, Bhavesh. And thank This you was- Bhavesh. Thank you, Bhavesh, and thank you, Deepak. Next, I would like Thank to you. invite Ravindra to talk about relationship between human nature and nature. Ravindra, are you there? Ravindra, you can start. Ravindra? Ravindra, are you there? Yes, ma'am. Yes, Ravindra, turn on your audio video. Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम आ रही है रविंद्र आपको? Unmute your mic, Ravindra. Okay, ma'am. Yes. Good afternoon, sir, and all of you. Good afternoon, ma'am. My name is Ravindra Kumar. Today I am presenting my presentation on nature and human relationship. First of all, what is nature? Nature is the physical world and everything in it, such as plants, animals, mountains, oceans, and stars. These all are called natures. By nature, we mean the natural world and the nested ecosystem within it. This is the non-built world of air, water, earth, vegetation and animals. Non-built मतलब ये इसको पहले मतलब इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद से अपने आप से बना है. नेचर जो है, humans are part of nature and interact constantly with it. After that, what is human? What is human?
Humans are defined in many languages. In language of science, a human is a member of a species of Homo sapiens. But in our society, humans are not only the members of Homo sapiens, but as a treatment of the meaning of human nature, the course considers the human person as physical being, as knower, as responsible agent, as a person in relations to other persons, to society, to God, and to the end or purpose of human life. Humans are whose those respect our nature. जब भी हम कभी भी मतलब ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नेचर से हमेशा ह्यूमन को खुशी मिलती है। जैसे जब भी हम सुबह के टाइम पे वॉक पे निकलते हैं तो हमें जो नज़ारा को मिलता है नेचर का, वो हमेशा ह्यूमन को खुश करता है। उसके बाद एक तो सवाल आता है कि क्या ह्यूमन एंड नेचर जो है अलग अलग हो सकते हैं? अलग क्या मतलब ह्यूमन के बिना मतलब नेचर के बिना ह्यूमन रह सकता है? तो हम देखते हैं कि बिना नेचर के इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि कैसे जो है कुछ औरतें जो है खेतों पे काम कर रही है क्योंकि उनसे हमें फूड मिलता है। कैसे कोई मतलब बिना पानी के कोई रह नहीं सकता है, बिना अपने पालतू पशुओं के भी हमारे जो है सरवाइव करना हमको कठिन होता है। इस तरह उसके बाद आता है कि 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। नेचर के 4 ऑर्डर्स होते हैं, वो हैं प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। Move to the next slide. सबसे पहले इन ऑर्डर्स में सबसे पहले आता है मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ अवस्था। मटेरियल ऑर्डर में आता है माउंटेन्स एंड रिवर्स, ओशियंस एंड सीज, एटमॉस्फेयर अबव, है ना, एंड बिग लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सब जितने भी हैं ये सब मटेरियल ऑर्डर में आते हैं। इफ वी लुक अराउंड बियॉन्ड द अर्थ, द मटेरियल ऑर्डर इज विजिबल इवन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। आफ्टर दैट प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर में हिंदी में इसको बोलते हैं प्राण अवस्था। इनमें जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जैसे कि श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, जितने भी ओशियंस में जो फ्लोरा वगैरह रहते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आता है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं जीव अवस्था। जीव अवस्था में एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। और उसके बाद अंत में आता है ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर में उसको हिंदी में उसका एक और नाम भी है ज्ञान अवस्था, उसको बोलते हैं। उसमें जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे आ जाते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, इनकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम ह्यूमन ऑर्डर जो है हमें हमारे साथ जो जो बिहेव कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन जो ह्यूमन है वो जो अदर ऑर्डर्स जितने भी हैं, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर्स, इन सब के साथ उनका जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो आज के डेट में अच्छा नहीं है। बल्कि ह्यूमन का ह्यूमन ऑर्डर के साथ ही रिलेशन जो है इतना अच्छा नहीं है। रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप बाय ह्यूमन बीइंग एट ऑल द लेवल्स इज स्टिल एक्सपेक्टेड। हमेशा मतलब अभी भी उपेक्षित होती है ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है अन्य ऑर्डर के साथ। व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड? तो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ह्यूमन को ह्यूमन के साथ
राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ह्यूमन का अपने सोसाइटी के साथ, ह्यूमन का अपने फैमिली के साथ, ह्यूमन का किसी भी ह्यूमन का अपने सिस्टम, अपना जो ह्यूमन बीइंग सिस्टम है उसके साथ जो है राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा मतलब म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए। जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब के बीच में म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए। और जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सब का एक समरी हम देख सकते हैं ये फॉलोइंग डायग्राम में। जैसे कि मटेरियल ऑर्डर है, मटेरियल ऑर्डर के अंदर क्या क्या आते हैं, सॉइल, वाटर, मेटल, ईटीसी, है ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैसे हैं, उनका मतलब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड बेसिक एक्टिविटी उनमें जो होती है वो क्या है, उनके अपने आप में जो है फुलफिलमेंट होता है, रिकॉग्नाइजिंग होता है। प्लांट ऑर्डर जो है वो भी ऐसी है, उसमें प्लांट्स एंड ट्रीज आते हैं, उनमें भी कंपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना। प्लस वो अपने आप में एक अच्छे तरीके से रहते हैं और उनके रिलेशनशिप जो होते हैं उनमें जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी फुलफिलमेंट होता है, रिकॉग्नाइजिंग होता है। उसके बाद आता है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में जो है सारे एनिमल्स आ जाते हैं, उनके अंदर भी संयोजन मतलब कंपोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन वगैरह भी उनमें भी है, और वो भी अपने आप में एक तरह से अच्छे तरीके से रहते हैं। उनके रिलेशनशिप में भी रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट होता है, बॉडी के साथ होता है ना, और बॉडी टू बॉडी होता है रिकॉग्निशन एंड अदर्स के साथ भी होता है। लेकिन जो ह्यूमन ऑर्डर है उनकी जो जो मेन चीजें हैं ह्यूमन बींग्स वो तो हैं ही, उनमें कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, लेकिन इनमें उतना अच्छे से ये होता नहीं है। एंड बेसिक एक्टिविटीज भी इनमें देखी जाए तो रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप, इनकी एक्टिविटी ये होनी चाहिए, लेकिन आज के डेट में इतना नहीं है। उसके बाद जो जो मटेरियल ऑर्डर है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे सन वगैरह की बात करें तो सन क्या है, सन गिवर ऑफ लाइट, गिवर ऑफ एनर्जी, है ना। और नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस ऑन अर्थ देन द सन। सही बात है कि सन के बिना, सन के बिना ना तो प्लांट्स में कुछ हो सकता है और ना ही ह्यूमन को भी कुछ हो सकता है, मतलब ह्यूमन भी इसके बिना नहीं रह सकता है। इनके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं सन के अंदर, वो क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज, और इसके अंदर इक्वलिटी की क्वालिटी है सन के अंदर। सन हमेशा मतलब सन सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। हाँ, और टाइम मैनेजमेंट भी सन की एक और क्वालिटी भी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। सन राइजेस एंड सेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, और ये हमें क्या सिखाती है, ये हमें सिखाती है कि मैनेज योर क्लासेस इन टाइम एंड सेट योर सिलेबस टू कंप्लीट इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स ओनली। बी सेल्फलेस as taught to as by the sun। और सन की क्वालिटी भी है कि हु गिव्स अस लाइट एंड बर्न हिमसेल्फ, जो स्वयं खुद जल के हमको लाइट प्रदान करता है, हमको एनर्जी प्रदान करता है, वो है सन। इसके बाद मून। मून को जब भी हम देखते हैं तो उससे हम जब भी हम मून को देखते हैं तो उनसे हमें कामनेस आती है, मन में एक शांति आती है ना, और एक दिमाग में सुकून मिलता है जब भी हम मून को देखते हैं तो। और चेंज इन इट्स शेप एवरी डे बट डोंट शो सैडनेस इन इट्स फेस, इन एनी शेप इट ऑलवेज लुकिंग स्माइलिंग। हम जब भी मून का एक ये है कि भाई उसको हर 15 दिन में अपना जो शेप है वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। तो इस तरह से होते हुए भी उसके हम जब भी हम मून को देखते हैं तो उनसे हमें सैडनेस नहीं दिखती है, हमेशा खुशी ही दिखती है। ये भी हमें मतलब ह्यूमन बीइंग को इससे कुछ सीखना चाहिए। इट ऑलवेज हैप्पी एंड फिल्ड विथ लव, it does not matter that it is faced with a change every day, every single day is still in Paris hope love। Mountains, each as value of great words always remain down to earth, however higher your eyes
always your mother earth you praise. Let sky be your target, but you stand on earth, never forget. After that, water. हम सभी जानते हैं वाटर की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, और जितने भी ऑर्डर्स हैं सबके लिए वाटर तो है, इम्पोर्टेंट है ही. ओशियंस टीच अवर्स द ग्रेट क्वालिटी लाइक. ओशियंस जो होते हैं जो हमें वो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, जैसे कि लाइव लाइफ विद ह्यूमैनिटी. डोंट बी प्राउड ऑफ रिचनेस एंड ब्यूटी. अपने अपनी रिचनेस पे इतना मतलब ज्यादा वो नहीं करना चाहिए ना, दिखावा नहीं करना चाहिए, एंड अपनी ब्यूटी का भी इतना ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए. स्पिरिट्स इन द वर्ल्ड द मैसेज ऑफ लव एंड यूनिटी बाय गिविंग एवरीथिंग टू एवरीवन विदाउट पार्शियलिटी. जो ओशंस होते हैं वो हर एक के लिए मतलब समान होते हैं, किसी से भी वो पक्षपात नहीं करते हैं. For that, trees. Nature's ardent helper. ट्रीज के बारे में आप सभी जानते हैं. ट्रीज है तभी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन ऑर्डर है. बिना ट्रीज के ह्यूमन ऑर्डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है. गिवर ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्थ, प्रोवाइडर ऑफ शेड एंड शेल्टर्स टू ऑल लाइफ फॉर्म्स. इट नेवर नोइंगली हार्म्स एनीबॉडी. इट फीड्स द hands that hurt it, whether one plants it for fruits or cut it for wood. And after that, trees, qualities of trees are forgiveness and teaching. Forgiveness means how much harm we do to it, still it forgives us and gives us everything what we require, and thus wins the hearts of all other life forms. और टीचिंग ये क्या हमें सिखाती है? This life is too short, so please forgive everyone and won as many hearts as possible. ट्रीज से हमें यही सीखने को मिलता है, जितने भी ट्रीज हैं, कि भाई ये जिंदगी जो है मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लंबी नहीं होती है. जितनी जिंदगी है, जितनी भी जिंदगी है उसको अच्छे तरीके से जिए, सबसे मिलजुल के जिए, है ना. और सबके लिए मतलब परोपकार की भावना सब में होनी चाहिए. उसके बाद आता है एनिमल्स ऑर्डर से हम क्या सीख सकते हैं. एनिमल ऑर्डर जैसे कि कुछ एंड्स के यहाँ पे मैंने डायग्राम डाले हैं. एंड्स हमें यही सिखाती है कि भाई हार्ड वर्क एंड टीम वर्क. एंड्स को हमेशा देखेंगे आपकी हमेशा टीम में रहते हैं और हमेशा हार्ड वर्किंग रहते हैं. कैमल्स जो हैं, कैमल्स हमें क्या सिखाती है? अडेप्टेबिलिटी सिखाती है. एंड पेट एनिमल्स, उनसे हमें क्या मिलता है? फेथफुलनेस, जेनरसिटी. पेट एनिमल्स जो है हमें हमेशा मतलब हमारे पास रहती है, हमें खुश करती हैं. उसके बाद अंत में यही है कि भाई इन्वायरमेंट क्या कहता है. इन्वायरमेंट यही कहता है, जो मटेरियल ऑर्डर हैं जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि पॉल्यूट मी नॉट. मदर अर्थ से हमारी जो पृथ्वी माँ है वो भी कहती है कि पॉल्यूट मी नॉट, क्रम्बल मी नॉट. प्लांट हमें क्या कहते हैं? प्लांट हमें यही कहते हैं कि कट मी नॉट. एनिमल हमें क्या कहते हैं? हर्ट मी नॉट. नेचर सेज फॉरगेट मी नॉट. लेट ऑल ऑफ अस सेज लिव एंड लेट लाइव. Everyone has a personality. Every personality has a potentiality. Every potentiality has an attitude to develop one's own skills. So what we want? हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भाई जितने भी ऑर्डर्स हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, इन सब में रिकॉग्नाइजिंग कैपेबिलिटी एंड फुलफिलमेंट अच्छे तरीके से हो, जो कि आज के डेट में नहीं है, वो हमें बनानी है. और ह्यूमन ऑर्डर का इन सब ऑर्डर्स के साथ तो अच्छा फुलफिलमेंट होना ही चाहिए, लेकिन ह्यूमन ऑर्डर के साथ भी फुलफिलमेंट जो है अच्छे से होना चाहिए. ह्यूमन ऑर्डर का अपने फैमिली के साथ जो है रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. ह्यूमन ऑर्डर का जो है अपने सोसाइटी के साथ जो है अपना रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. और जितने भी ह्यूमंस
क्रिएटेड सिस्टम है इस अर्थ में, उन सभी सिस्टम्स में ह्यूमन ऑर्डर का जो रिलेशनशिप है वो रिकॉग्नाइजिंग एट फुलफिलमेंट जो है म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए, अच्छा फुलफिलमेंट होना चाहिए। एंड अंत में हमें यही देखना है आज की डेट में कि वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, हम पोल्यूटेड वर्ल्ड में हैं कि प्योर वर्ल्ड में हैं। इस पर जो है हमें सोचना होगा, क्योंकि आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। एक कहावत भी होती है कि भाई सादा जीवन उच्च विचार वाली, तो वही हमें आज की डेट में करना है। हमें जो अपनी जो है जितने भी ऑर्डर्स हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और जितने भी ऑर्डर्स हैं, इन सब के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। वो कब अच्छा होगा? जब हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसका अपने सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप है, अपने जो ह्यूमन क्रिएटेड सिस्टम है उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। तो हमारे जो जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके साथ भी उनका जो है रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा होगा, और उनके साथ जो फुलफिलमेंट है वो वन साइडेड फुलफिलमेंट नहीं होगा, वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा। अगर ह्यूमन का ह्यूमन के साथ अगर फुलफिलमेंट म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है तो। थैंक यू एवरीवन, एंड स्पेशल थैंक टू Dr. Hina Chawda ma'am. Thank you everyone. Thank you, Ravindra. It was quite good. Next, to invite Hina Chawda ma'am to speak some about this day. Good afternoon, everyone. I am audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों की तो प्रस्तुति जोरदार थी, बहुत बढ़िया थी, है ना? Thank you, अपेक्षा ma'am. से ज्यादा बेहतर थी। बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी, बहुत कम समय में तैयारी, और मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों की प्रस्तुति से कि इतना अच्छे ढंग से आप लोगों ने रखा है। मुझे भी ये प्रूफ मिल रहा है कि मैं जो थोड़ा सा कुछ बताती हूँ वो बहुत अच्छे ढंग से आप तक पहुंच पाता है। मानस और हर्षवर्धन, नंदलाल, दीक्षांत, आप लोगों का जो ग्रुप है, आप लोगों ने एडिक्शन अल्कोहल पे बहुत अच्छे से रखा कि वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है और उसकी जगह पर हमें हेल्दी जूस लेना चाहिए, या अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए या फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि आज हम सबको पता है कि हम जो दिन हमने चुना है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी आत्महत्या का रोकथाम कैसे हो, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है। तो ये रोकथाम के लिए जो हम सभी ने, जो मुझे लग रहा है कि हम लोग मूल्य शिक्षा की क्लास में जितने भी टॉपिक पर बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब में मदद करता ही है कि अगर हमारा मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, मेंटली हम हेल्दी रहेंगे, है ना, तो ये सिचुएशन आएगा ही नहीं कि व्यक्ति के मन में सुसाइडल थॉट्स आए। तो उसके लिए ये जो सभी टॉपिक हम 2 दिन से जो कवर कर रहे हैं वो सभी इनमें हेल्पफुल है ही, कि अगर हम बहुत डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तो हम अल्कोहल न ले, इस पर आप लोगों ने रखा, है ना। सेक्सुअलिटी, जेंडर इक्वलिटी पर आपने भावेश और उनकी टीम, जितेश, पलक, जतिन, अनुष्का और जो भी हैं, आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया रखा। आप लोगों ने भी एक रिसर्च किया हुआ था कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और इसका उनका फिजिकल उनको क्या प्रॉब्लम है और मेंटल इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो ये भी हमारे मेंटल हेल्थ में आएगा कि इस तरह का हमारे अंदर सकारात्मक विचार रहेगा तो सामाजिक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। प्रणाली आपने भी बहुत अच्छा रखा, हैप्पीनेस पर, टेम्पररी एंड कंटिन्यू हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन लगभग हम जो है हैप्पीनेस को जब हम देखते हैं तो हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स से जो हमको हैप्पीनेस मिलती है, कि अगर हमारे पास में कोई फैसिलिटीज है, कार है, घर है या जो भी है ना, तो या नेम फेम मनी है, तो हमको लगता है कि माने मोर फैसिलिटी, मोर मनी से हमको कंटिन्यू हैप्पीनेस मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो अंदर की जो डिमांड है वो कहना चाहिए हम एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सिचुएशन में हम हैप्पीनेस चाहते हैं, और हमारी सारी मेहनत के बाद भी हमको एक टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है और हम कंटिन्यू हैप्पीनेस चाहते हैं। लेकिन तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से रखा कि हैप्पीनेस क्या है, और हैप्पीनेस जो है वो रिलेशन में भी है, और हमारा ध्यान, हमारा फोकस
रिलेशन पर नहीं रहता है। हम अगर अपने डेली रूटीन को देखें तो हम सुबह से रात सोने तक 24 घंटा का अगर हम कैलकुलेशन करें कि मेरा रूटीन कैसा है, तो उसमें हम ज्यादातर हम देखेंगे कि हमारे रूटीन में हम लोग बॉडी के लिए ज्यादा काम करते हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए ज्यादा काम करते हैं। हमारा सारा रूटीन जो है वो टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए या बॉडी की नीड को फुलफिल करने के लिए है। हमारा रिलेशन भी इसी के बेस्ड है। हम अपने हस्बैंड वाइफ, भाई बहन या हम दो आपस में हम लोग जो भी बात करेंगे, हमारे बात करने का जो कहना चाहिए पर्पस है वो भी यही रहता है कि आज सब कैसा रहा, है ना, खाना ठीक से बना कि नहीं, चीजें घर में ठीक से है कि नहीं, कोई कम तो नहीं है, उसको मार्केट से लाना है क्या। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो बातचीत होती है, बिल पटा कि नहीं, ये कुछ बिगड़ गया है, बनाना है क्या, तो हमारी डेली रूटीन की बातचीत भी जो है फैमिली रिलेशन में वो मटेरियल्स के लिए ही है, उसके मैनेजमेंट, उसके मरम्मत के लिए ही बातें होती है। तो आपने प्रणाली बहुत अच्छे से एक सभी का ध्यान आकर्षण कराया कि हैप्पीनेस रिलेशन में है, उस पर हमारा ध्यान हो। हम अगर म्यूचुअली एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं, हम आपस में एक दूसरे को समझते हैं, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग हो, तो कंटिन्यू हैप्पीनेस जो है, परमानेंट हैप्पीनेस, वो पॉसिबल है। और ये वैल्यू एजुकेशन क्लास इस तरह का नॉलेज देने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये क्लास 1 से 12 तक इस तरह की बातों को देने की जरूरत है। तो अगर हम हैप्पी रहेंगे, हमको ये हैप्पीनेस का नॉलेज रहेगा, तो हम कभी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, और सुसाइडल थॉट्स, ये सुसाइडल प्रिवेंशन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम मेंटली हेल्दी रहेंगे। आगे फिर आपने अदिति, आपने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आपका राइट एजुकेशन सिस्टम पर आपने बताया कि करंट एजुकेशन सिस्टम प्रोफेशनल स्किल बेस्ड है, जिसमें रोजगार के लिए शिक्षा दी जाती है, और हमें इंटरपर्सनल स्किल भी हमारा डेवलप हो, मेंटल हेल्थ हमारा डेवलप हो, मेंटल अवेयरनेस हो, ऐसा भी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इस पर आपने बात रखी, और ये हम सभी को लगता ही है कि हम 24-25 साल एजुकेशन सिस्टम को देते हैं, और हम जब वहां से बाहर आते हैं तो हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। ये कॉन्फिडेंस माने कितनी अच्छी बड़ी डिग्री भी हम हासिल कर लें, हम इस डिग्री को हासिल करने के लिए कितने लाख रुपए हमारे पेरेंट्स इस पर लगाते हैं, और जो फीस भरते हैं हमारे लिए पढ़ाने के लिए, और इतने 20-25 साल हम टाइम देते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हो, वो भी हमको नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी तो है, और वो कमी मूल्य आधारित शिक्षा अगर उसमें जुड़ता है, अभी वैसे भी नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात आई भी है कि ये कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद हरकिशन, आपने लिसनिंग पर बहुत 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 बढ़िया आपका एक बारीकी से आपने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपने लिसनिंग को बताया, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अगर मैं क्लास ले रही हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पेरेंट्स हमको बुला रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हमारा कम्युनिकेशन गैप, या हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। या मैं किसी और आशय से सामने वाले को सुनता हूँ तो मेरा जो सुनना है वो अधूरा है ना। तो हमारे अंदर जो है, हम आधा अधूरा सुनना भी खतरनाक है। गलत सुनना, जिसको हम कहते हैं ना रॉन्ग इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन और ओवर इवेल्युएशन, ये क्या है? ये 3 गलतियां, ये हमारे लिसनिंग में ही आता है कि हम इस तरह से 3 गलतियां करते हैं और फिर हम अनहैप्पीनेस की ओर जाते हैं। तो आपने लिसनिंग पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि राइट अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए कितने बारीकी से आपने उसको समझाया कि कैसे हमारे अंदर में राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा जो बोलने वाला है, जो समझाने वाला है, और जो सुनने वाला है, उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस है, जो मेथोडोलॉजी है, उसको आपने अच्छे से बताया। तो ये भी आपकी प्रस्तुति अच्छी थी, और इसकी जरूरत है। ये भी स्कूल कॉलेज में अगर बारीकी से इस पर अध्ययन कराया जाए तो ये जो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती है स्कूल कॉलेज के बच्चों में कि वो पढ़ने में ठीक नहीं है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या वो पढ़ने में कमजोर है, या स्लो लर्नर है, या वो फास्ट लर्नर है, या वो पढ़ना ही नहीं चाहता, ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये नहीं आएगा। और आपस में जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है वो भी ठीक हो जाएगा, और हम एक दूसरे को जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला जितना भी हमारा लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला जितना पार्ट है वो सब करेक्ट होगा ही। तो लिसनिंग भी हमारा सही रहे,
और वो भी सुनना भी सही समझ के आधार पर, राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर रहे, ये भी जरूरी है। इस पर भी आज के अगर हम पॉइंट को देखें कि हम माने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो भी इसमें आता है कि अगर मैं कोई स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या सुसाइडल थॉट्स में जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई लंबा गैप कई सालों से उनके बीच में चल रहा था, तब जाकर के वो आज इस तरह की प्रॉब्लम में है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था हरकिशन आपका। शुभम, आपने ह्यूमन नीड पर बहुत अच्छे से सबका ध्यान आकर्षण कराया कि ह्यूमन बीइंग जो है उसकी नीड, हम लोग जनरली बात करते हैं तो हमको रोटी कपड़ा मकान ही दिखता है हमारी ह्यूमन नीड के रूप में, लेकिन हम देखें तो हमारी ह्यूमन नीड जो है वो रोटी कपड़ा मकान प्लस सही समझ भी है। अगर मेरे पास नेम फेम मनी है, अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास लग्जरियस लाइफ है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, जैसे अगर मुझे गाड़ी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कार है, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता और मैं चलाने लगूं, मैं कार ड्राइव करूं या टू व्हीलर ड्राइव करूं तो एक्सीडेंट होगा ही। ठीक उसी तरह मेरे पास इतना पैसा है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर मेरे पास समझ नहीं है तो मिसयूज तो होगा, है ना। तो उसी तरह से ह्यूमन नीड जो है हमारी दो तरह की होती है, वो बताना बहुत जरूरी है कि एक फिजिकल नीड और एक मेंटल नीड, जो एक शरीर की जरूरत और एक मन की यानी मेरी जरूरत। तो सेल्फ नीड और बॉडी नीड्स, इसको भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी जो बॉडी की, शरीर की जरूरत पैसे से पूरी होगी, श्रम पूर्वक हम जो धनोपार्जन करेंगे उससे पूरा होगा, और जो मन की हमारी जो जरूरत है वो हमारे राइट अंडरस्टैंडिंग से, सही समझ से पूरा होगा। तो ह्यूमन नीड पर आपने मैं और शरीर को डिवाइड करके आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है। इसको भी अगर सभी ह्यूमन बीइंग इसको समझ पाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम आती है हैप्पीनेस को लेकर के, वो डाउट वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि बॉडी की नीड फुलफिल होने से टेम्पररी हैप्पीनेस और सेल्फ की नीड फुलफिल होने से वहां कंटिन्यू हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी हमारी जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग से है और सेल्फ नीड्स की से है। तो हमारे जो लाइफ में जो ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, रेवरेंस, लव, ग्रेटिट्यूड, ये सारा जो है हमारा माने हमारे सेल्फ की नीड है, वो भी हमारी फुलफिल हो पाए। और शुभम, आपने इसके साथ ही आपने जस्टिस इनजस्टिस को भी बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम यूथ जो है या हम सभी जो हैं अपने बॉडी के साथ कितना अन्याय करते हैं, उनको वो खिलाते पिलाते हैं जिससे बॉडी अनहेल्थी हो, और हम वो करें जिससे कि बॉडी हेल्दी हो, वो है जस्टिस। इसी तरह से निगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, है ना, और अपने बारे में काफी निगेटिव सोचना, ये भी इनजस्टिस है। लो कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे अंदर में इनजस्टिस है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करें? तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, सही समझ हमारी बढ़ती है, तो हम ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, है ना, इस तरह से हमारे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारा हमारे जस्टिस वाले पार्ट में आता है। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया ह्यूमन नीड को। उसके बाद दीपक, आपने भी बहुत अच्छे से लव एंड अट्रैक्शन को समझाया, है ना। मुझे लगता ही था कि इस तरह की क्लास पे बात होनी चाहिए और काफी हद तक ये मैसेज जाना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि ब्रेकअप हो गया है तो मन दुखी है और फिर कई लोग सुसाइड कर लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि मैं अब क्या करूं। तो एक इमोशनली जो एक अट्रैक्शन रहता है, फिजिकल अट्रैक्शन, उसको और लव एंड अट्रैक्शन को आपने बहुत बढ़िया ढंग से उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपने अच्छे से बताया कि लव क्या है। एक फीलिंग है, एक गुड फीलिंग है, वो हमारे एक म्यूचुअल बॉन्डिंग से आता है, एक अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आता है, एक वो फादर जो मदर पेरेंटल्स जो अनकंडीशनल लव है, या जो नेचर के साथ जनरली हम लोग लव को लेकर के अगर हम बात करते हैं प्यार की या लव की, तो तुरंत दिमाग में एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग आती है कि लव का मतलब कोई मेल फीमेल का ही लव है। ऐसा नहीं है।
है ना। लव एक यूनिवर्सल लव है, ये लव पूरे ह्यूमन बीइंग से है, पूरी धरती से है, पूरे यूनिवर्स से है। तो वो ट्रू लव की आपने बात अपने ढंग से रखने की कोशिश की और बहुत अच्छे ढंग से रखा आपने। और अट्रैक्शन जो बॉडी से रिलेटेड है कि मैंने पहली बार अगर किसी को देख रहा हूँ और मैं उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित होता हूँ, इम्प्रेस होता हूँ, या मैं उसकी बॉडी या मैं उनके किसी काम से मैं प्रभावित होता हूँ, तो इस तरह से अगर मैं पहली बार में मुझे किसी से प्यार हो गया अगर हम कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है। लेकिन जब हमारा 3 महीने 6 महीने की मुलाकात के बाद हमको समझ में आता है कि हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर फिर हमारा ब्रेकअप जैसा पॉइंट हम सुनने में आता है। तो लव एंड अट्रैक्शन को दीपक आपने बहुत अच्छे ढंग से रखा है। तो ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये सारा नॉलेज होना जरूरी है। और ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप पर भी अभी लास्ट में आपने रविंद्र आपने भी बहुत अच्छे से रखा कि 4 ऑर्डर होते हैं, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग। उसमें हम ह्यूमन बीइंग ही गड़बड़ है, हमारा ना नेचर के साथ ठीक से रिलेशन है, ना हमारा ह्यूमन बीइंग के साथ ठीक से रिलेशन है, हमारा दोनों के साथ में रिलेशन ठीक नहीं है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होगी, हमारी समझ डेवलप होगी, तो हम नेचर बैलेंस हो ऐसा काम करेंगे और ह्यूमन बीइंग के साथ जस्टिस हो वैसा हमारा बिहेवियर होगा। तो हमारा वर्क और बिहेवियर जो है उसके साथ प्लस जस्टिस को लाने की जरूरत है। तो वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे, जिससे हम ह्यूमन एंड नेचर दोनों के साथ में जस्टिस कर पाए। तो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। तो किसके बिना हम नहीं जी सकते, तो वो ऑक्सीजन ही है, वो प्रकृति ही है, क्योंकि वहीं से हमारी बॉडी है। और अगर प्रकृति नहीं है तो बॉडी नहीं है, तो मैं भी नहीं हूँ। इस तरह से आपने लव एंड अट्रैक्शन पे एक अच्छी प्रस्तुति दी। अमृता मिश्रा, आप यहाँ की 2020 की पास आउट है कंप्यूटर साइंस से। आपने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, काफी अच्छा रहा और आप कम समय में अपनी बात को अच्छे से रख पाई। इसके लिए आपका भी धन्यवाद कि आप आई और अपना समय दिया। आपकी भी क्लासेस चलती है, लेकिन फिर भी आपने बीच में समय लेकर के आप आई। और आप भी जो आपका जो ऐप चल रहा है जिसमें आप भी लोगों की हेल्प करती हैं, तो उसका भी लाभ हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को जरूर मिलेगा। और ये सभी तक ये जो ऐप है उसका लिंक सभी को जाएगा ही। तो इसके लिए अमृता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी फिर से मैं पुनः एक बार सभी स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। कल का और आज के सेशन में जितने भी लोगों का हुआ था बहुत बढ़िया था। और समीर वाजपेयी सर, हमारे प्रोफेसर सिविल इंजीनियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बच्चों को उन्होंने कल और आज जो धैर्यपूर्वक सुना है, तो वो भी इसका फीडबैक दें और उत्साहित करें। कुछ करेक्शन हो, कुछ हमें और इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी बताएं, क्योंकि ये सब हम आगे हम अपने क्लास में या इस तरह के फिर से हम कभी भी प्रेजेंटेशन हम करेंगे तो उस पर ध्यान देंगे। और आज जो दिन है, कल वर्ल्ड मैंने सुसाइड प्रिवेंशन डे था, उसके लिए हम लोगों ने ये जो 2 दिन रखा, तो मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है। और भी बहुत सारे टॉपिक पर हम क्लास में चर्चाएं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह से 5-6 दिन भी चलेगा तो भी सभी स्टूडेंट्स की प्रस्तुति से भी कम पड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो आप सभी सुनते ही रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और मैं समीर वाजपेयी सर से, डॉक्टर समीर वाजपेयी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और विद्यार्थियों को मोटिवेट करें और इस प्रेजेंटेशन का, वेबिनार का फीडबैक भी प्रस्तुत करें। जी सर, आप आइए। हाँ, धन्यवाद हिना, थैंक यू। आई वॉज लिसनिंग, आई ज्वाइंड बिट लेट, थोड़ा देर से मैं ज्वाइन कर पाया, कुछ मेरी व्यस्तता थी अपनी। लेकिन ज्वाइन जब किया तब उस समय एलजीबीटी की प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन चल रहा था विद्यार्थियों द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इस तरह के जो हमारे आसपास समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें हमको प्रभावित करती हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, उनपे हमारा दृष्टिकोण बनना, हमारी सही वैचारिक एक उसका विचार का बनना बहुत जरूरी है और इस तरह के डिस्कशंस की जरूरत है। लगातार जैसा हिना जी ने बहुत विस्तृत रूप में पूरा सेशन समराइज किया है, कंटिन्यूअसली आई वाज आल्सो लिसनिंग फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स,
एंड प्रणाली हो, चाहे हमारी अमृता मिश्रा हो, है ना, आपकी अपनी एल्यूमिना है, और उन्होंने जिस तरह से इस बात को एम्फेसाइज किया कि देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड टू रीच आउट वेन एवर यू आर फीलिंग डाउन, इट्स एसेंशियल टू रीच आउट। अभी कल भी मुझको एक किसी ने भेजा एक लिंक जिसपे ये अपनी क्या नाम है इनका, बहुत हमारी फेमस एक्ट्रेस हैं, ये पादुकोण, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, शी was talking to Amitabh Bachchan on कौन बनेगा करोड़पति, and she was sharing that she had undergone deep depression, और उनका ये कहना था कि भाई लोगों को लगेगा कि दीपिका को डिप्रेशन कैसे हो सकता है, वो खूब पैसे कमाती है, खूब फेमस है, खूब सक्सेसफुल है, खूबसूरत है, लेकिन बोले ये ऐसी चीज है जिसपे आपको होता है और आपको इसको रीच आउट करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने उनकी मदर ने एक्चुअली उनको रोते हुए देखा तो उनको लगा कि इनका रोना कुछ अलग तरह का है, और उन्होंने फौरन कहा कि आप साइकियाट्रिस्ट को कनेक्ट कीजिए, और उन्होंने कांटेक्ट किया। साइकियाट्रिस्ट ने उनकी आवाज सुन के ही कहा कि आप फौरन आइए मेरे पास तुरंत, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को उनकी आवाज से समझ में आया कि इनको डिप्रेशन है, इनको मदद की जरूरत है। और दीपिका अब अपना फाउंडेशन चलाती हैं एक्चुअली ऐसे लोगों की, क्योंकि शी रियलाइज दैट हाउ डीप एंड हाउ डेंजरस दिस थिंग कैन बी। तो इस पे ये बहुत अच्छा सेशन आप लोगों ने रखा, और जो टॉपिक्स का चयन भी आप लोगों ने रखा, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स वाज आल्सो एक्सीलेंट। तो particularly I congratulate Kamrita ki, and I feel also proud that young alumni like Amrita are doing their bit to help students to overcome this thing and to reach out. So her app is actually a good move in this direction, and I wish her all the best. And I'm also thankful to her that she indeed she's having a very busy schedule at IIM Kolkata. You can't imagine, dear student, till you reach IIM, that what kind of busy schedule students have to face over there. But despite that, she shared her time with us, shared her wisdom with us. All the presentations were good. Like Hina ji told you that all the presentations were good. You raised certain valid points. You gave certain valid inputs. You prepared well. That's a good thing. And I see that this class you are taking in a right way, and you are getting benefited. Particularly Aditi's talk on need for changes in education system was quite relevant actually. And abhi aap jaisa sabko malum hai ki we are planning to implement national education policy, you can say 2020, very soon in institutes across India. So actually, since you are the major stakeholder for national education policy, because this any policy which talks about vital changes in our education system will be affecting you directly. So this type of understanding from a student is very actually assuring and heartwarming. And actually, you should have a separate session to discuss what is wrong with our education system and how NEP 2020, whether it is addressing that or not addressing that, and what should be done. And you should communicate your this thing, the gist, the summary of your discussions to institute authorities, to government authorities, maybe Ministry of Education, Minister of Education and all. Because as major stakeholder, it's your responsibility also, because you will be affected maximum. So Aditi presented the vital point that what we lack in our education system is basically we are preoccupied with professional skills development, hard skills development, and there is not much attention. There is not much scope in our education system, in formal education system, for soft skill development. And again, there is a soft skill development is taken up in actually wrongly, because in soft skill development people aim to develop soft skills without considering self, and without understanding about self, the soft skills development is not possible. It's only you can say sort of makeup which falls very soon. So a very important contribution from Aditi also. Shubham talked down needs. So there, that's very important for us to understand the role of our body and role of self, I. And since if you are able to get it correctly that I and body are different entities,
and both are necessary, essential to each other. But I has a different set of needs, and body has a different set of needs. And we, since we, because of traditional this thing, our upbringing, our education, and all, mostly we fail to realize, fail to understand I, and we see ourselves as body. And that is why all the dialogue, all the talk, all the aspirations, everything is body centered, and their I is left behind, and we don't understand needs of I, and we confuse needs of I with needs of body, and that is creating a lot of problems. So it's a very well put out by Shubham actually, and it was marvelous listening to Hari Kishan. Hari Kishan, you spoke very well. I congratulate you, and your presentation was also very well made on listening. Very impressive, very articulately you told us, educated us about the importance of listening. Wonderful. Deepak actually addressed the, you can say, most burning problem for youth, that love and its complexities, and very beautifully brought out that we are focused on love unidimensionally, while love has many dimensions. It is actually root emotion flowing through human beings. Then Ravindra also beautifully explained various dimensions of nature, various levels of nature, and our relationships, and what should be our relationship with nature. So overall, it's a very good session. Yesterday's session was very well. What I wanted is, what I found lacking is discussion on each and every topic. But you understand that there is a lack of time. Everybody is busy. But what I will suggest, that whenever you find time in your classroom or in another place, you can again discuss on these topics. Discussion should take place because there are gaps, a lot of gaps between how things actually are and how we perceive them to be. And there are definite gaps. So we need to actually, with discussion only, we can fill up these gaps. And actually, most important thing is that, see, you should always remember that truth is universal. And many times, when I have this opportunity to talk with you, I emphasize on this thing that, see, for physics, all the principles, all the laws of physics are universal. Any science you take chemistry. There is no Pakistani chemistry, no Hindu chemistry, no Muslim chemistry, no Christian chemistry, no separate chemistry for US, no separate chemistry for, you can say, black or white or girl or boy. And all these principles, principles of science, physics, chemistry, maths are universal. They are not subjective, they are absolute. So when things are part of this thing, existence, and there are principles for them, there are laws for them that are universal, then we also a unit in existence, human beings also. So there should be some universal laws, universal principles for us human beings also. And these laws are, you can say, equally applicable across time and space. So it's very important for us to understand these laws which govern ourselves. And these laws you can learn through your value education classes. And until unless we learn these laws and apply these laws in our life, till then we'll be continue to make mistakes in understanding each other, in behavior, in our behavior with each other, in society at larger dimensions also. So that's very important, that you need to know these laws and need to understand how to check whatever is being put to you in the form of proposal in light of these laws. So truth is always universal. Anything less than universal is convenience. It's not truth. You have to remember that. And many a times you see a lot of confusion being created regarding truth. Truth is subjective. It depends on perspective. Anything. This is all rubbish. This is convenience. Truth is universal. And for our own comfort, for our immediate gain, we can manage to take things like say to us as truth. But that's not true. That is why a lot of problems are being created at individual living level, at family living level, at society living level, at international level also. So that's the most important thing to understand through value education classes, to know about the laws, about the principles which govern ourselves. And these laws are less than universalities. These laws are not
truth, they are false. So that's the, you can say, framework for examining anything, whether it is right or wrong. So it's a wonderful start. I think you raised all the relevant topics. You prepared well on these topics. You spoke very well. Only thing missing was discussion on these topics. So I hope that the discussion will continue in your further interactions, so that everyone's understanding is more clearer on these topics. Because these topics, as you rightly said, as every speaker rightly said, directly relate to our day-to-day living, our happiness, our stress, our struggle, our way of handling things. And believe me, as head of career development center, when I tell you that these things which you are talking about also are very important for your professional success also, because you are professional in you can say secondary way. You are primarily a person, and the person who, which type of person you are, that drives which type of professional you will be, and that will drive your success, your leadership role, your team dynamics. So it's very important actually, this class and the kind of discussions you are having through this class are very important, and they will ensure your personal success as well as your professional success. It's wonderful listening to you all. Thank you so much for making me part of this webinar series, and I look forward to interact with you in future also. Thank you so much, Hina ji, for having me on this webinar, and thank you so much, dear students, for giving these wonderful talks on various topics which are very important to all of us. Thank you so much.